All right, dear students, this is Professor Samir Dave, and we are starting with our topic and also the subject accountancy, that is basically financial accountancy. So the topic's name is issue of shares. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स. अभी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज थोड़े टाइम के लिए टॉपिक का नाम वगैरह सब भूल जाओ. एकदम सिंपल, एकदम इजी, बेसिक टॉपिक है. एंड प्लीज पे अटेंशन टू वॉट एवर डिटेल्स आई टेल यू, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है. आपके आने वाले बहुत सारे टॉपिक जो है वो इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है. और अगर आपने ये टॉपिक के फंडामेंटल्स अच्छे से समझ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो फिर आपको आने वाले वक्त में कोई तकलीफ नहीं होगा. अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई. एवरीथिंग इन अकाउंट्स मोस्टली इज रिलेटेड टू कंपनी लॉ एंड सेबी. तो मैं कौन हूं? मैं तो बच्चा लोग बेसिकली अकाउंटेंट हूं. मैं आपको अकाउंट्स का पूरा नॉलेज दूंगा. एंट्रीज कैसे याद रखते हैं, क्या क्या करना है, शॉर्टकट्स कैसे करने हैं, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी in a very 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 clear manner. But at the same time you should be very well aware with the provisions of companies law and SEBI. So आइए शुरू करते हैं. बच्चा लोग बेसिकली करना कुछ नहीं है. अपने को ना, अपने को इस टॉपिक के अंदर सबसे इजी और सबसे सिंपल चीज पढ़नी है, हाउ टू कलेक्ट फंड्स. ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है. बहुत सिंपल टॉपिक है, इनफैक्ट बस वास्ट है और इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे. अब आप पूछोगे सबसे पहले तो सर वाई फंड्स, तो याद करो FYJC के वो दिन 11th स्टैंडर्ड, बराबर है. आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट डू यू रिक्वायर? यू रिक्वायर कैपिटल. ठीक है, और 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ा था. वी हैड स्टडीड अबाउट सोल ट्रेडर. बच्चा लोग, कौन होता है सोल ट्रेडर? एक अकेली जान, विच इज सिंगल एंड रेडी टू मिंगल. और कुछ नहीं, बिजनेस में मिंगल. ठीक है, तो क्या करेगा वो? खुद का पैसा डालेगा, मेहनत करेगा, सारे डिसीजन खुद के, सारी मैनेजमेंट खुद की. लेकिन व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग? अगर कल उठ के कुछ गलत हो गया, धंधे में लॉस हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल ट्रेडर की. ठीक है. अच्छा चलो, मैं आपसे पूछता हूं कि सपोज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करोगे. तो आप क्या बोलोगे? एक्स का बिजनेस, ये वाई का बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ा बहुत कुछ सोच के मेरे को बताओगे. तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है चलो, आपने सोच लिया कि आपको क्या बिजनेस स्टार्ट करना है. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या सोचोगे? नेक्स्ट स्टेप तो यही सोचोगे पैसा कितना डालना है. तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपसे पूछता हूं कितना पैसा डालोगे. चलो, डाल के खुद का कितना पैसा डालोगे? हाउ मच मनी विल यू इन्वेस्ट? तो आप क्या बोलोगे? 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, बराबर है. कोई जो है वो ज्यादा फॉर्म में आके मेरे को बोलेगा सर 1 करोड़ रुपया लगा देंगे. ठीक है, मैं क्या बोलता हूं आपको, 1 करोड़ क्या, 100 करोड़ भी बोल सकते हो. अगर आपके पास उतने फंड्स है, आपके खुद के उतने पैसे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली पुट सो मच ऑफ मनी इनटू द बिजनेस. बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम, कि आप चाहे 1 लाख रुपया डालो, आप चाहे 1 करोड़ डालो या 100 करोड़ डालो, इज देयर एनी गारंटी कि देयर विल बी प्रॉफिट? द आंसर इज क्लियर नो. नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है कि हमको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बराबर है. तो अब क्या करना चाहिए? अपने को रिस्क को डिवाइड करना चाहिए. तो हम धीरे धीरे 11th स्टैंडर्ड तो जैसे तैसे पास करके 12th में पहुंच गए, और जीवन में 1 से 2 हो गए. जीवन में 1 से 2 मतलब ना जी ना शादी की नहीं, मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ. राइट, सो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़े 12th स्टैंडर्ड के अंदर. एक मैं और एक तू आ मिलके बिजनेस करते हैं. थोड़ा पैसा तू लगा, थोड़ा पैसा मैं लगाता हूं, और मिलके हम लोग साथ में ये बिजनेस करते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं. बट अगेन द क्वेश्चन रिमेन सेम, क्या आपने और आपके पार्टनर ने अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो इज देयर एनी गारंटी के देयर विल बी अ प्रॉफिट? सेकेंड, ये तो पार्टनरशिप है, तो तू मैं तो होती रहेगी, यानी कि डिस्प्यूट्स आर वेरी मच पॉसिबल. राइट, अब अगर सपोज डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा? डिस्प्यूट हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हो सकती है,
या तो धंधे के अंदर इतना मजा नहीं आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड एट द सेम टाइम आपने पढ़ा ही रहेगा द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज जॉइंट एंड अनलिमिटेड। मतलब क्या, अगर कल उठ के बिजनेस में कुछ भी लायबिलिटी आ गई जो आप अपने बिजनेस से पे नहीं कर सकते हो, देन इन दैट केस आपको अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के बिजनेस की लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। सो ये लिमिटेशन आ गए पार्टनरशिप की। अब बच्चे लोग, मेरे जैसे इंसान के मन में है ना, बैठे बैठे ख्याल आया। क्या ख्याल आया? मैंने सोचा भारत की आबादी तो बहुत है, इंडिया के अंदर देयर इज ह्यूज पॉपुलेशन, कुछ मिले ना मिले लोग जरूर मिल जाते हैं, बराबर है। तो मैंने ऐसे डिसाइड किया, चलिए कुछ कुछ तूफानी करते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे किया कि संडे को जो न्यूज़पेपर है, पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर, पूरे इंडिया के न्यूज़ चैनल में एक एड चला दिया, बराबर है। लेटेस्ट से चलो ये न्यूज़पेपर के ऐड की बात करते हैं, ये छोटा सा न्यूज़पेपर का ऐड, और इस ऐड के अंदर है ना, मैंने फ्रंट पेज पे ऐसे छपवा दिया, 1 रुपया दो। कितना दो? 1 रुपया दो और कंपनी के ओनर बन जाओ। ठीक है, 1 रुपया दो और क्या बन जाओ? कंपनी के ओनर बन जाओ। बच्चा लोग, आधे लोग तो ये एडवर्टाइजमेंट देख के ही पागल हो जाएंगे, बावरे हो जाएंगे। वो सोचेंगे 1 रुपए में कंपनी का मालिक, ये आदमी कुछ अलग ही सोच रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है करके। बट थिंक प्रॉपरली, इंडिया का पॉपुलेशन कितना? 130 करोड़ का पॉपुलेशन। सोचो 130 करोड़ के पॉपुलेशन में अगर सपोज मेरी बात सब लोगों ने मान ली, कन्विंस हो गए, चलो मैं तो बोलता हूं 50% लोगों ने मेरी बात मान ली, लेटस से 50-50 कर लेते हैं। 130 करोड़ में से लेटस से 65 करोड़ लोगों ने मेरी बात सुन ली और बाकी के 50% ने मुझे ना बोल दिया, तो भी क्या होगा? जस्ट इमेजिन अ पॉपुलेशन ऑफ 65 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी ईच, तो मेरे को बैठे बैठे ही कितने रुपये मिल जाएंगे? 65 करोड़ मिल जाएंगे। नाउ इमेजिन, आप सोल ट्रेडर हो, आप लाख 2 लाख 1 करोड़ की बात कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, और इतना रिस्क लेने के बाद भी देयर इज नो गारंटी, प्लस रात को नींद नहीं आएगी, मेरा पैसा दाव पे लगा है, मेरा पैसा दाव पे लगा है, बराबर है, मेरा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। सो एवरी डे देयर इज अ स्ट्रगल। सेकेंड, पार्टनरशिप का लिमिटेशन बता दिया, बट थिंक इन दिस केस, बराबर है, 1 रुपया मुझे पब्लिक ने दे दिया और मैं चैन की नींद सो रहा हूं, पब्लिक भी चैन की नींद सो रही है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों जन इतनी चैन की नींद सो कैसे सकते हैं? मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कौन सा मेरा पैसा है, 65 करोड़ तो पब्लिक ने दिया है, बराबर है, और पब्लिक इसीलिए चैन की नींद सो रही है। दो चीजों की वजह से, एक तो 1 रुपया बहुत छोटी सी अमाउंट है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, एंड एट द सेम टाइम कौन सा हमारे को बिजनेस मैनेज करना है, बराबर है। तो यहाँ पे पब्लिक इस बात से खुश है कि 1 रुपया देके दे हैव बिकम द ओनर ऑफ द बिजनेस, और मैं इस बात से खुश हूं कि पैसा मेरा नहीं है, मुझे खाली बिजनेस को मैनेज करना है। ओके, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। लेटस से ये 65 करोड़ जो है, इसको मैं 1 रुपए के जगह पे पब्लिक को थोड़ा इमोशनली थोड़ा सा ये करके 10 रुपए के हिसाब से मैं डिमांड करूं। लेटस से पब्लिक को ऐसे बोलूं, गिव मी 10 रुपीज। 10 रुपए की तो आज चाय भी नहीं आती है बच्चों, वड़ा पाव भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, बराबर है। 10 रुपया एक जन के पास से मैंने मांगा, तो सोचो बैठे बैठे ये जो 65 करोड़ है उसमें एक जीरो ऐड हो जाएगा, 650 करोड़। नाउ इमेजिन द क्वांटम ऑफ बिजनेस दैट आई विल बी एबल टू डू विथ 650 करोड़। कहां हम लोग करोड़ 2 करोड़ में मर रहे थे और टेंशन पाल रहे थे, कहां हम लोग पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे, और कहां पे यहां 650 करोड़ मेरे पास आ गए विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, एंड दैट टू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी कि पब्लिक का पैसा मैनेज करो और बिजनेस करो, दैट्स इट। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी? 10 रुपया दे दिया, जिम्मेदारी खत्म। मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी अभी पढ़ा इज देयर इज टू थिंग्स इन्वॉल्व, बराबर है। ओनर जो है वो अलग, ओनर विल नॉट मैनेज, ओनर विल नॉट मैनेज, और जो मैनेजर है वो ओनर नहीं है, मैनेजर जो है वो ओनर नहीं है। तो इसीलिए देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जिसका पैसा है वो बिजनेस को मैनेज नहीं करेगा, और जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है उसको पैसे लगाने की टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मान लो
50% आउट ऑफ 130 करोड़ मेरी बात से सहमत हो गए, एग्री हो गए, और उन्होंने मेरे को पैसा देने को तो रेडी हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे क्या बोला कि तू हम लोगों को कंपनी का क्या बना रहा है, ओनर बना रहा है, तो तू एक काम कर, हम लोगों को है ना ओनर बना है ना, ओनर, उसके लिए एक एग्रीमेंट बना के दे। मैंने बोला ओके, एग्रीमेंट बना लेते हैं। मैंने पूछा क्या चाहिए आपको, बस बोलते यही चाहिए करके, एग्रीमेंट में लिख के चाहिए कि हमने तुझे 10 रुपया दिया है और हम कंपनी के ओनर हैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यानी कि द वन हु हैज पुट द एडवर्टाइजमेंट, वो एक एग्रीमेंट बनाने चला, किसके साथ, पब्लिक के साथ, जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। ठीक है, अब कितने सारे प्रकार के लोग होते हैं, मैं बोलता हूँ चलो भाई एग्रीमेंट बनाते हैं, आपके हिसाब से बनाते हैं, आप मालिक हो तो आप जैसे बोलो वैसे। तो एक समझो, हम दो ही एग्जांपल लेंगे। एक आए मिस्टर ए मेरे पास, ये मिस्टर ए आके मेरे को बोलता है कि तू मुझे ओनर बना रहा है, बराबर है, तो तू है ना इस एग्रीमेंट में दो चीजें लिख। कितनी चीजें लिख, दो चीजें। मैंने बोला ओके सर, क्या दो चीजें लिखनी है, विच टू थिंग्स यू वुड लाइक टू हैव इन दी एग्रीमेंट। तो बोलता है एक, नंबर 1 लिख डोर। मैंने बोला लिखा डोर। सेकंड, और क्या लिखूं मैं, तो बोलते हैं लिख रोर। तो मैंने लिख दिया रोर। अब मैंने मिस्टर ए से पूछा कि ये डोर और रोर तो आपने लिखवा दिया, ये है क्या। तो मिस्टर ए मेरे को एकदम सिंपल सा सवाल पूछता है, बोलता है देखो, आई हैव गिवन यू 10 रुपीज, यू आर टेलिंग मी दैट आई एम दी ओनर, मैं बिजनेस का मालिक हूं। ठीक है, सवाल नंबर 1, तू ये पैसे कब लौटाएगा, डेट ऑफ रिटर्न, वापस कब करेगा। आज 10 रुपया दे तो रहा हूं, लेकिन व्हेन विल यू रिटर्न, सो गिव मी अ स्पेसिफिक डेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो लेट अस से 1/1 बराबर है 1 जनवरी, कोई भी ईयर होने दो, क्या फर्क पड़ता है, 1/1 1 जनवरी को ये पैसे मुझे मिस्टर ए ने दिए। मैंने बोला आप ही बोलो सर, आपको कब पैसे वापस चाहिए। तो बोलता है बहुत सोचने के बाद, ठीक है चल एक काम कर, तू मेरा पैसा जो है वो 20 ईयर्स तक यूज करना। ठीक है, कितने ईयर्स तक यूज करना, 20 ईयर्स। तो 1 जनवरी बराबर है जिस किसी भी ईयर में उसने मुझे पैसा दिया, तब से लेके अप टू 20 ईयर्स मैं उसे उसके पैसे का यूज कर सकता हूं। मैंने बोला ओके सर, चलो एग्रीड, आपके मुताबिक 20 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स क्या करना है, तो बोलते हैं बस तू मुझे मेरा पैसा वापस दे देना, दैट्स इट। मैंने बोला ओके सर, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरी चीज मैंने उससे पूछी, रोड क्या है, तो बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोला बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न। मैंने पूछा क्या सर, क्या चीज, तो बोलते हैं जब तक मेरा पैसा तेरे पास है, तू मुझे रिटर्न्स कितने देगा। तो मैंने बोला कि आप बोलो सर, चलो। तो बोलता है मेरे को है ना, मेरे को 10% रिटर्न्स फिक्स चाहिए। कितना परसेंट रिटर्न्स फिक्स चाहिए, 10%। मतलब वॉट एवर मनी आई हैव इन्वेस्टेड, जितना भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, उस पैसे के ऊपर आई वांट फिक्स्ड रिटर्न्स ऑफ 10%। मुझे फिक्स्ड रिटर्न चाहिए कितने परसेंट का, 10%। मैंने बोला सर डन, दिया आपको मैंने 10% रिटर्न्स। ठीक है, ऐसे करके मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट बना ली, और वो एग्रीमेंट लेके मिस्टर ए चले गए। वो काफी खुश है इस एग्रीमेंट से। अब बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ पर्सन। समझो देयर इज अनदर पर्सन जिसने मुझे 10 रुपए दिए, मिस्टर बी की बात करते हैं। ये मिस्टर बी जो है ना, मेरी तरह थोड़ा भोला है, बी फॉर भोला, बराबर है। ये मिस्टर बी जो बोलता है कि आपने एग्रीमेंट ए के साथ बनाई तो मेरे साथ भी बनाओ। मैंने बोला ओके सर, डन, नो प्रॉब्लम। आपने भी मुझे 10 रुपए दिए हैं, तो आप एग्रीमेंट बनाते थे आपके साथ भी, और इसमें लिख देते कि आप भी मालिक हैं, बराबर है। तो यही दो सवाल मैंने, मिस्टर बी ने मेरे को पूछा कि क्या क्या मतलब क्या लिखा है एग्रीमेंट में। तो मैंने बोला बस उन्होंने तो दो ही चीज लिखवाई है, डोर और रोर। तो बोलते हैं मेरी भी एग्रीमेंट में यही लिखो, डोर और रोर। मैंने लिख दिया, एक डोर और एक रोर। अब मिस्टर बी ने जो है इसका मीनिंग पूछा, तो मैंने बोला डेट ऑफ रिटर्न, आपको आपका पैसा कब वापस चाहिए, डेट ऑफ रिटर्न। तो मिस्टर बी काफी सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, आपको जब वापस देना है दे दो। मतलब देर इज नो फिक्स्ड टाइम पीरियड, देर इज नो फिक्स्ड टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न, बराबर है। जितने समय तक पैसा यूज करना है यूज करो, उसके बाद आपको जब रिटर्न करना है कर दो। तो मैंने बोला ओके फाइन, फेयर इनफ, जैसे आप कहो वैसे ठीक, आप मालिक हो तो आपकी बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे देर इज नो फिक्स टाइम ऑफ रिटर्न। अच्छा, मैंने बोला ओके सर,
आपको कितने रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न चाहिए आपके पैसों के ऊपर, तो फिर से वो सोचने लगा, बराबर है। फिर से सोचने के बाद वो बोलता है आपको जितना देना है दे दो। मतलब ये जो परसेंटेज है ये फिक्स नहीं है, क्वेश्चन मार्क उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया, बराबर है। जो मैनेज करेगा उनके पैसों को उसके ऊपर छोड़ दिया कि वॉट एवर परसेंटेज ऑफ रिटर्न आई वॉन्ट टू प्रोवाइड आई विल प्रोवाइड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आई हैव प्रिपेयर्ड टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, वन विथ पीपल लाइक मिस्टर ए एंड वन विथ पीपल लाइक मिस्टर बी। सो आई एम गिविंग देम क्लियर चॉइस, मैं उनको क्लियर चॉइस दे रहा हूं कि देखिए अगर आप चाहो तो आप फर्स्ट मिस्टर ए जैसी एग्रीमेंट बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप मिस्टर बी जैसी एग्रीमेंट बना सकते हो। जिसको जैसा एग्रीमेंट पसंद है वैसी एग्रीमेंट सिलेक्ट करो, हम आपको उस एग्रीमेंट के मुताबिक सारे टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड कर देंगे। अब ये एग्रीमेंट बनने के बाद जैसे जिसको एग्रीमेंट चाहिए थी बन गई, लेकिन यहां पे मैंने भी मेरी एक शर्त रखी। मैं बोलता हूं कि आपको मैं रिटर्न्स दूंगा, आपको मैं क्या दूंगा, रिटर्न्स, प्रोवाइडेड आपके पैसों से मैं बिजनेस करके प्रॉफिट कमाऊं, यानी कंडीशंस अप्लाइड। कंडीशंस अप्लाइड में क्या, तारा, तारा क्या बोलता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर धंधे में प्रॉफिट हुआ तो रिटर्न्स की बात करेंगे, अगर धंधे में प्रॉफिट नहीं हुआ तो रिटर्न्स की बात नहीं करना, बराबर है। तो इसका मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी से एग्रीमेंट बनाते वक्त मैंने ये चीज बहुत क्लियर कर ली कि इफ देयर इज अ प्रॉफिट आई विल प्रोवाइड यू विद द रिटर्न्स, इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर विल बी नो रिटर्न्स इन दैट पर्टिकुलर ईयर। जिस साल में प्रॉफिट नहीं होगा या लॉस होगा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बोला फेयर इनफ। क्यों ऐसे बोले, मेरी इस बात से वो लोग क्यों एग्री हो गए, मेरी इस बात से वो लोग इसीलिए एग्री हो गए कि बिजनेस है, अनसर्टेनिटी है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये अपने को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर सपोज वो लोग मेरे साथ कुछ भी बात करते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं करते, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट अस से ये पैसा आप अपने धंधे में लगाओ, आप अपने बिजनेस में लगाओ, विल यू बी एबल टू गिव मी एनी गारंटी, क्या आप मुझे कोई गारंटी दे सकोगे, हाँ या ना। तो वो मेरे को बोलते हैं नहीं, तो फिर मैं कैसे गारंटी दूं। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपके पैसे को बेस्ट वे में यूटिलाइज करके आपको प्रॉफिट कमा के दूं, बट आई कैन नॉट गिव यू एनी गारंटी। तो दोनों जन ने मेरी इस बात को एग्री कर लिया, लेकिन इधर है ना मिस्टर ए इज अ स्मार्ट गाय। मिस्टर ए बोलता है सर ओके, आपका ये पॉइंट तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर प्रॉफिट होगा तो आप रिटर्न्स दोगे, दैट वी एग्री अपॉन, बट प्रॉफिट होगा तो आप मुझ जैसे लोगों को भी रिटर्न्स दोगे और मिस्टर बी जैसे लोगों को भी रिटर्न्स दोगे। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, इस प्रॉफिट तो दोनों के लिए होता है। तो बोलता है नहीं 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 सर, यहाँ पे मेरी और एक शर्त है। मैंने बोला ओके बॉस, बोलो क्या शर्त है आपकी। तो बोलते हैं मुझे प्रायोरिटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए बच्चों, प्रायोरिटी चाहिए। प्रायोरिटी, मैंने बोला ओके किस चीज की प्रायोरिटी। तो बोलता है इन केस देयर आर प्रॉफिट्स, इन केस देयर आर प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले रिटर्न्स में मिस्टर ए टाइप की जो एग्रीमेंट है उनको दूंगा। इफ देयर इज अ प्रॉफिट मैं रिटर्न्स किसको दूंगा, सबसे पहले मिस्टर ए, और फिर उसके बाद मैं मिस्टर बी टाइप की जो एग्रीमेंट है उनको रिटर्न्स दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो आपको प्रायोरिटी देते हैं, बराबर है। और मिस्टर बी तो ऐसे भी भूला है मेरी तरह, तो वो कोई प्रायोरिटी ले नहीं रहा। दूसरी एक बात बोलते हैं मानो चलो भगवान ना करे बट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस इन द बिजनेस एंड लेट अस से द कंपनी क्लोजेस, कंपनी बंद हो गया, लिक्विडेशन हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, तो मुझको मेरा पैसा मिस्टर बी से पहले मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे उसको दूसरी प्रायोरिटी चाहिए इन रीपेमेंट, इन रीपेमेंट। मैंने बोला चलो ये बात भी डन, पहले पैसा आपका लौटाऊंगा फिर मिस्टर बी का लौटाऊंगा। ऑफ कोर्स जब कभी भी ये सारी बातें चलती है तो पहले से ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए जाते हैं, और जितने भी लोग मुझे पैसा देने के लिए आएंगे उनको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से बताएंगे। तो बच्चों अब तक आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि मिस्टर ए जिस टाइप की एग्रीमेंट बना चुके हैं, ही इज हैविंग लॉट ऑफ प्रायोरिटी, लॉट ऑफ गारंटी लाइक 20 years, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्रायोरिटी फॉर रिटर्न्स इन, priority for returns before Mr. B, repayment in money, etc., etc.
So let us go to the main part, or let us conclude this distinguish, yeah, let us conclude this discussion by saying that मिस्टर ए जो है, ये जिस टाइप की एग्रीमेंट बना चुके हैं, इस टाइप की एग्रीमेंट को हम प्रेफरेंस शेयर करेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स की खास बात क्या है, यहां पे एक एक करके देखिए। एक तो 20 years, बराबर है, मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर इज 20 years। सेकेंड, दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, बराबर है। थर्ड, दे हैव प्रायोरिटी इन गेटिंग द रिटर्न्स फर्स्ट एंड रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। यहां पे जिस प्रकार की एग्रीमेंट मिस्टर बी के साथ बनी है, बराबर है, उसको हम लोग ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर्स। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर बच्चा लोग? टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, वन इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड वन इज ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर। आप बोलोगे कि सर व्हाई ऑर्डिनरी या इक्विटी? बिकॉज यहां पे आप देख सकते हो बी मिस्टर भोला, बराबर है, जब रिटर्न करना है पैसा रिटर्न करो, कोई फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सादा मानुस ऑर्डिनरी इंसान की तरह वो बिहेव कर रहा है, तो ही इज अ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसको कोई प्रायोरिटी मिलेगी नहीं। और जो मैं कब से ये प्रॉफिट का बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोल रहा था, रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा था, इफ देयर इज अ प्रॉफिट देयर आर रिटर्न्स, तो उस रिटर्न्स को हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? डिविडेंड। सो मेनी थिंग्स इन सो लिटिल टाइम दैट आई हैव एक्सप्लेन, लेट अस जस्ट क्विकली रिकैप। एक तो नंबर वन, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सोल ट्रेडिंग के और पार्टनरशिप के लिमिटेशंस बताए, प्लस मैंने आप लोगों को ये बताया कि मेरा ड्रीम था, आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी। कंपनी के अंदर मुझे खुद के पैसे नहीं डालने थे, तो मैं पब्लिक के पास गया, पब्लिक से पैसे मांगे, पब्लिक ने मुझे पैसे दिए, तो ओनर कौन? जिसका पैसा वो मालिक, बराबर है। तो जिसका पैसा वो मालिक मतलब पब्लिक इज द ओनर। तो मैं क्या करूंगा? मैं तो सेवक हूं, मैं तो पब्लिक के पैसे को मैनेज करूंगा और पब्लिक को पैसे को मैनेज करके मैं उनको प्रॉफिट कमा के दूंगा। इफ देयर इज अ प्रॉफिट देयर आर रिटर्न्स, और रिटर्न्स को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं यहाँ पे? डिविडेंड। अब एग्रीमेंट बनाई, क्यों एग्रीमेंट बनाई? प्रूफ तो होना चाहिए ना भाई, प्रूफ तो होना चाहिए। किस चीज का प्रूफ होना चाहिए? कि भाई जो पब्लिक है वो ओनर है। तो दो टाइप की एग्रीमेंट बन सकती है, एक जिसमें थोड़ी सी प्रायोरिटीज वगैरह है, और एक एग्रीमेंट जिसमें कोई प्रायोरिटी वगैरह नहीं है। तो जिसमें प्रायोरिटीज है, थोड़ा सा बेनिफिट है, वैसे टाइप की एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। और जिसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, कुछ खास अपने को रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, उस टाइप के शेयर्स को इक्विटी शेयर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे शायद तुम्हारे मन में एक ऐसा सवाल आ सकता है, देयर मे बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, कि सर देन व्हाई विल समबडी परचेज इक्विटी शेयर्स और व्हाई विल समबडी सब्सक्राइब फॉर इक्विटी शेयर्स? तो मैं बोलूंगा इफ द प्रॉफिट इज ह्यूज, इस बंदे को तो 10%, 10 रुपए के ऊपर हर साल मिलता रहेगा। पर यहां पे अगर प्रॉफिट ह्यूज हो गया तो इसको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो भी ह्यूज मिलेंगे। सेकेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। थर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को समथिंग कॉल्ड बोनस शेयर्स मिलते हैं, जो हम लोग बाद में थोड़ा सा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स गोज हैंड इन हैंड। उसी प्रकार से यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर ने रिस्क लिया है, ठीक है, तो रिस्क के बदले में उसको रिवॉर्ड्स भी बड़े बड़े मिल सकते हैं। सो नाउ लेट अस वन बाय वन राइट द नोट्स। मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स लिखवाने वाला हूं, तो आप एक इश्यू ऑफ शेयर्स करके हेडिंग दे दीजिए। इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बट आप इश्यू ऑफ शेयर्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल लिखना है तो भी चलेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स लिखना है तो भी चलेगा। एंड वी विल बिगिन विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? व्हाट आर शेयर्स? व्हाट आर शेयर्स? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर शेयर्स? ठीक है, तो इसका आंसर मैं डिक्टेट करूंगा, आप ध्यान से सुनिए और बराबर से लिखते जाइए। इसका आंसर मैं डिक्टेट करूंगा, सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड राइट द आंसर। It is an agreement. It is an agreement in which the investor
in which the investor gets the ownership of the company. Investor gets the ownership of the company. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर शेयर्स। अभी आप एक लाइन छोड़ के सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स। इसका आंसर आपको लिखना है यहां पे नीचे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। उसमें ए प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से शेयर्स बच्चा लोग, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एंड ऑर्डिनरी स्लैश इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बस छोटे छोटे पॉइंट्स ही है, लेकिन बस वास्ट है, बहुत सारे हैं। एंड एक बार आपने ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, और इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो समझ ली, तो आने वाले बहुत सारे टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत इजी फील होगा। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स। What are preference shares? ठीक है, तो आंसर प्रेफरेंस शेयर्स, राइट डाउन प्लीज, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स, preference shares are those shares which have priority, which have priority, बराबर है, for receiving dividend, receiving क्या, dividend, and repayment of share capital of, yes, obviously preference share capital at the time of winding up of the company, at the time of winding up of the company। सो उनको दो प्रकार की प्रायोरिटी है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब बच्चा लोग इस प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ ऐसा है कि इसके अंदर है ना, इसके अंदर देयर आर 7 डिफरेंट वेराइटीज। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वेराइटीज, 7 डिफरेंट वेराइटीज। तो चलिए लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स, how many types of preference shares, how many types of preference shares, कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, मैं एक एक करके आपको आंसर लिख के, बराबर है, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगा या तो लॉ में भी मिल जाएगा। सो हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस खाली समझना है कि कंसेप्ट क्या है। सो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब बच्चा लोग मैं यहाँ पे एक एक करके जो टाइप है वो आपको समझाते जाऊंगा और आपको एक एक टाइप के बारे में बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले जो आता है, बराबर है, वो आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर।
कौन सा प्रेफरेंस शेयर बच्चा लोग? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है, तो लेट अस से मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि इफ देयर इज अ प्रॉफिट, इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन ओनली मैं आपको डिविडेंड दूंगा। तो लेट अस से एक साल है, ईयर 1 करके उसको हम लोग नाम दे देते हैं, ईयर 1, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है। लेट अस से ईयर 1 के अंदर देयर इज नो प्रॉफिट। अब साल खत्म हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, या समझो लॉस हुआ, जो भी आप समझो उसको। अब ऐसे सिचुएशन में साल के एंड पे मेरे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो मेरे पास आके खड़े रह जाएंगे और मेरे को बोलेंगे हमारा डिविडेंड। तो मैं क्या बोलूंगा? सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको डिविडेंड नहीं दे सकता हूं। तो नेचुरली वो लोग पूछेंगे क्यों भाई, क्यों डिविडेंड नहीं दे सकते हो? तो मैं क्या बोलूंगा? इस साल हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, सो नो डिविडेंड। तो वो क्या बोलेंगे? चलो कोई बात नहीं, अगले साल मिलते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये चले गए। दुख तो जरूर होगा, पर अभी क्या पहले ही एग्रीमेंट ऐसी बन चुकी है। लेट अस से ईयर 2, बराबर है, साल खत्म हुआ, मान लो अनफॉर्चुनेटली ये साल भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में साल के एंड पे मेरे पास प्रेफरेंस शेयर आके खड़े रह जाएंगे और डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। मैं बोलूंगा सॉरी, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। गुस्सा तो जरूर आएगा, उनको बोलेगा कैसे बिजनेस कर रहे हो, क्या है, ये है वो है करके, बट अभी एग्रीमेंट ऐसी बनी है तो फिर एग्रीमेंट को ऑनर भी करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ईयर 1 ईयर 2 में जो है वो वापस चले गए। अब लेटर से ईयर 3, ईयर 3 में ये लोग मेरे पास आए और बोले भाई इस बार तो कोई प्रॉफिट किया है कि नहीं किया? मैं बोला यस सर, प्रॉफिट हुआ है, बराबर है, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब मैं आपको डिविडेंड दूंगा। तो बोलते हैं हम भूले नहीं हैं, हमको ईयर 1 में भी डिविडेंड नहीं मिला था, ईयर 2 में भी डिविडेंड नहीं मिला था, तो अब आपको सबसे पहले हमको एक नहीं 3 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पहले साल प्लस दूसरा साल प्लस तीसरा साल, धीरे धीरे डिविडेंड एक्यूमुलेट हो गया। सो डिविडेंड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स आई हैव टू पे। क्यों? क्योंकि आपका डिविडेंड जमा हो रहा है एंड सच टाइप ऑफ शेयर्स आर नोन एज या कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की खास बात क्या है? द डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड ईयर आफ्टर ईयर इफ इट इज नॉट पेड इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो इसी का अपोजिट आ जाता है सेकेंड वेराइटी ऑफ शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी सवाल ये उठता है कि सर व्हाट आर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? तो देखो बच्चे लोग, मैंने आपको बोला वैसे कि आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स एंड आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गिविंग यू एनी डेफिनेशन, ठीक है। तो आप बस मेरे एक्सप्लेनेशन पे अच्छे से ध्यान देते जाइए। ऊपर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ईयर 1, राइट, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, ईयर 2 नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, ईयर 3 प्रॉफिट, तो डेफिनेटली डिविडेंड। बट इन दिस सिचुएशन रात गई बात गई, इसका मतलब ईयर 1 खत्म, ईयर 1 को भूल जाने का, ईयर 2 खत्म, ईयर 2 को भूल जाने का, ईयर 3 में देयर इज अ प्रॉफिट, डिविडेंड दूंगा, बट ओनली फॉर, बराबर है, ईयर 3, मतलब आपको तीसरे साल के अंदर जहां पे प्रॉफिट हुआ है सिर्फ वही साल का आपको डिविडेंड मिलेगा और किसी भी साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव है तो यहाँ पे डिविडेंड डज नॉट एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो चलिए ये हो गया तुम्हारा क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। अब आ गया यहाँ पे थर्ड नंबर पे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब सर ये क्या होता है सर? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर्स बन सकते हैं। ऑब्वियसली ये पहले से लिखा हुआ रहेगा आपकी एग्रीमेंट के अंदर। सो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। या रीपेमेंट के वक्त भी मैं ऑफर कर सकता हूं कि चलो भाई आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो है 20 साल खत्म हो गया, अब मुझे आपको आपका पैसा लौटाना है, रीपेमेंट करना है, तो मैं आपको प्रेफरेंस शेयर के पैसों के बदले में उतने रुपए के इक्विटी शेयर्स दे सकता हूं इफ
योर प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल। तो अगर आपके कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो मैं प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इसी के साथ आ गया हमारा फोर्थ वेराइटी, नॉन कन्वर्टिबल। ठीक है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया, बराबर है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या होगा, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है बच्चों, वो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स। वो जिंदगी भर प्रेफरेंस शेयर होगा और 20 साल खत्म होने पे मैं आपको जो उस वक्त पैसे होंगे रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। बराबर है। सो यहाँ पे आपने क्या देखा, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। चलो अभी इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं और फिफ्थ वेराइटी में देखते हैं। यहाँ पे क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव हो गया, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल हो गया। अब फिफ्थ वेराइटी आ गई पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है। अब ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का कंसेप्ट क्या है, जरा ध्यान से प्लीज पढ़िए। लेट अस से मुझे प्रॉफिट हुआ एंड ये प्रॉफिट में से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिविडेंड देने के लिए 100 रुपीज का अमाउंट एलोकेट किया। मतलब मैंने सोचा कि चलो भाई 100 रुपीज, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं 100 रुपीज का जो प्रॉफिट है, बराबर है, वो शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड करूंगा। अब लेटेस्ट से इसमें से सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बराबर है, उनके शेयर के मुताबिक लेटेस्ट से 30 रुपीज डिविडेंड दे दिया। कितना डिविडेंड दे दिया मैंने, 30 रुपीज का डिविडेंड दे दिया। ठीक है, फिर मतलब उनका जो फिक्स रेट रहता है, इसके हिसाब से लेटेस्ट से द अमाउंट कम्स टू 30, एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। फिर आए ऑर्डिनरी शेयर्स या इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड। तो ऑर्डिनरी शेयर और इक्विटी शेयर को लेटेस्ट से मैंने डिविडेंड दे दिया 30 रुपीज का। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को भी 30 का दे दिया, इक्विटी को भी 30 का दे दिया। अभी भी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे 40 रुपीज अवेलेबल है, बराबर है। 100 में से 30 प्रेफरेंस शेयर को दिया, 100 में से 30 मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, और मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल अमाउंट इज 40 रुपीज। अब ये 40 रुपीज जो है, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको देना चाहूंगा, ये 40 रुपीज जो है मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहूंगा, बराबर है। क्यों, वाई, बिकॉज दे नेवर प्रोटेस्ट, बराबर है। वो लोग ऑर्डिनरी है, लास्ट प्रायोरिटी लेके बैठे हैं। तो अब सिंपल सी बात है, आज मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है तो मैं उनको ज्यादा रिटर्न्स दूंगा, और अगर मेरे पास कम प्रॉफिट होता था, कभी मैंने उन लोगों को 10 रुपया भी दिया तो वो लोग कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते थे। तो आज जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उसमें से डेफिनेटली जो इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उनको हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए ये 40 रुपीज जो है, ये मैं पूरा को पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहता हूं, विच मीन्स 30 तो मिला ही, प्लस बैलेंस 40 भी मिला। इसको मैं सरप्लस प्रॉफिट्स बोल दूंगा। ठीक है, क्या बोल दूंगा मैं बच्चा लोग, सरप्लस प्रॉफिट्स। बट यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बोलेगा, भाई मुझे पार्टिसिपेशन का हक है। किस चीज का पार्टिसिपेशन, के इन केस देर आर सरप्लस प्रॉफिट्स, इन केस देर आर क्या, सरप्लस प्रॉफिट्स, तो ये सरप्लस प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आई एम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इन केस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स, नाउ दिस प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, बराबर। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, सरप्लस प्रॉफिट्स में से शेयर मिलता है, हिस्सा मिलता है। तो अब अगर तुम्हारे मन में ऐसा सवाल आता है कि हाउ विल दे बी डिवाइडेड, तो दे विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो बच्चा लोग, कैपिटल रेशियो। ठीक है, अब अगर सपोज कैपिटल रेशियो के बारे में समझाना है, तो मान लो चलो प्रेफरेंस शेयर का जो कैपिटल है वो 10 लाख है, और इक्विटी शेयर का जो कैपिटल है वो 30 लाख है। तो रेशियो क्या आएगा, 1:3 आ जाएगा। यहाँ पे 1:3 को यहां पे मैं अप्लाई करता हूं 40 के ऊपर, तो 10 रुपया मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और 30 रुपया मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये हो गया पार्टिसिपेटिंग के बारे में बात। अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग। Non-participating preference shares, as the name suggests,
ठीक है, ऊपर का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि लेटस से 100 रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से कंपनी ने पहले दो बंटवारे कर दिए, प्रेफरेंस शेयर को दे दिया उनका फिक्स्ड के हिसाब से 30 एंड इक्विटी शेयर को उनको दे दिया परसेंटेज के हिसाब से 30। स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 40 रुपीज सरप्लस प्रॉफिट्स। ठीक है, ये सरप्लस प्रॉफिट्स के अंदर अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई 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 प्रकार का हिस्सा नहीं मिलेगा। दे विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन surplus profits. This surplus profits will entirely be given to the ordinary और इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर हमने उनको प्रायोरिटी दी है, पहले प्रॉफिट दिया है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, तो अब दे डोंट हैव एनी राइट टू प्रोटेस्ट कि सरप्लस प्रॉफिट आप इक्विटी शेयर होल्डर को क्यों दे रहे हो। तो ये कौन से शेयर हो गए, नॉन पार्टिसिपेटिंग। एंड इसकी लास्ट वेराइटी जो 7th नंबर पे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये हो गया रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चा लोग, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which can be or has to be repaid after 20 years या within 20 years, at the end of 20 years या within 20 years। यानी कि 20 साल खत्म होने पे उनको उनका पैसा लौटा देना है या 20 साल से पहले पहले भी लौटा सकते हैं एज पर द सिचुएशन। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब आपको आपका पैसा 100% रिटर्न मिलना मिलना और मिलना ही है। यू विल बी रीपेड योर शेयर कैपिटल। ठीक है, अब एज पर द कंपनीज एक्ट irredeemable preference shares cannot be issued as per the companies act। irredeemable preference shares cannot be issued। तो कितने वैरायटी के प्रेफरेंस शेयर्स है मैं आपके सामने एक बार धीरे धीरे करके सारे एग्जांपल्स लेके आ जाता हूं। ये देख सकते हो आप, क्यूमुलेटिव डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहता है, नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। उसके बाद कन्वर्टिबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, नॉन कन्वर्टिबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। पार्टिसिपेटिंग सरप्लस प्रॉफिट्स में से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा मिल सकता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग को सरप्लस प्रॉफिट में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। एंड लास्टली कंपलसरी रिडीमेबल। अब यहां पे आप तारा डालो, पुट अ स्टार मार्क एंड राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, आई एम डिक्टेटिंग सो आप अच्छे से सुनिए एंड राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट। इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, in absence of specific information, preference shares are always cumulative, comma non convertible, cumulative, comma non convertible, comma non participating and redeemable ये बहुत अच्छे से आप याद रखना, ये हॉट फेवरेट उन लोगों का एमसीक्यू है, ये बहुत दफा आता है, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट नोट खत्म हुआ। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, ध्यान में रखिए बच्चा लोग। ये पॉइंट नंबर 4 खत्म हुआ। अब हम लोग जाते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 5 क्या है, व्हाट आर इक्विटी शेयर्स, व्हाट आर इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, तो बच्चा लोग इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर थोड़ा फनी है, सो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नीचे इसका आंसर लिख लेना। राइट, व्हाट आर इक्विटी शेयर्स का आंसर आप जरूर लिखिए, अच्छे से लिखिए। शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स, फुल स्टॉप। शेयर्स which are not preference shares are equity shares, full stop। ठीक है बच्चा लोग, फनी सा डेफिनेशन है बट कितना रिलेवेंट है।
वो शेयर जिसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनको हम कौन से शेयर बुलाएंगे? उनको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स बुलाएंगे या इक्विटी शेयर्स बुलाएंगे। तो जिसमें प्रेफरेंस शेयर के कोई भी फीचर नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? वो ऑटोमेटिकली इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर बन जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, हम लोग थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना चालू करते हैं, ठीक है। बच्चा लोग, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस से यू आर हंग्री, भूख लगी है, भूख। तो आप क्या सोचते हो कि चल कुछ खाते हैं, तो यू विल गो टू सम प्लेस एंड आपका जो भी आपको उस वक्त मूड हुआ रहेगा वो खाओगे। बट लेट अस से यू आर हार्ड प्रेस फॉर टाइम, आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और भूख भी लगी है, तो आप क्या करते हो? आप एक सिंपल सा काम करते हो, बराबर है, जो भी नियरेस्ट जनरल स्टोर्स होता है वहां जाके आप है ना एक वेफर का पैकेट उठा लेते हो, ठीक है। आपके पसंद वाला जो भी वेफर का पैकेट है वो एक पैकेट उठा लेते हो, और समझो ये मैंने यहाँ पे बना दिया वेफर का पैकेट आपके सामने, और उस वेफर के पैकेट के ऊपर है ना एक प्राइस लगी हुई रहती है। लेटर से यहाँ पे एक हम लोग ऐसे ही प्राइस लगा देते हैं 10 रुपीज, ठीक है। यू ऑल नो कि ये जो 10 रुपया है, ये वेफर के पैकेट के ऊपर जो प्राइस लगी हुई है, इसको हम लोग MRP बोलते हैं, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल ये उठता है कि वेफर के पैकेट के ऊपर ये 10 रुपए का प्राइस प्रिंट किसने किया? हु प्रिंटेड दिस 10 रुपीज का प्राइस? तो आप क्या बोलोगे? सर, जिस कंपनी ने ये वेफर बनाई है उसने प्रिंट किया। एंड योर आंसर इज 1000% करेक्ट। किसने प्रिंट की है? कंपनी जिसने ये वेफर्स प्रिपेयर की है या मैन्युफैक्चर की है या प्रोड्यूस की है, उस कंपनी ने ये प्राइस डिसाइड किया है, ठीक है। अब ये प्राइस तो डिसाइड हो गया, लेकिन द थिंग इज समथिंग लाइक दिस। इसको अगर आप एक जनरल स्टोर से खरीदते हो, ठीक है, कहां से खरीदते हो? जनरल स्टोर से खरीदते हो, तो जो जनरल स्टोर वाला है इसका प्राइस आपके पास से 10 रुपया ही लेगा। एमआरपी कितनी? 10 रुपीज। जनरल स्टोर वाले ने कितना चार्ज किया? 10 रुपीज चार्ज किया। फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट से आप और आपके फ्रेंड्स जो है वो मूवी एंजॉय करने के लिए गए, कई कोई थिएटर के अंदर मूवी एंजॉय करने के लिए गए, और वहां पे फिर से भूख लग गई। भूख तो हमें हर जगह लगते रहती है, तो फिर से भूख लग गई। तो हम लोग मूवी थिएटर में जाके, बराबर है, मूवी थिएटर में जाके हम लोग ये वेफर का पैकेट खरीदते हैं, और वो मूवी थिएटर वाला बोलता है 50 रुपये। अब क्या करें? 10 रुपए का प्राइस वो 50 के हिसाब से ले रहा है, बट हमारे को भूख लगी है, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, डिमांड है, तू नहीं देगा तो कोई और देगा, तो ये 50 रुपया जो है, बराबर है, ये आप पे करते हो और एक वेफर का पैकेट लेते हो। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चा लोग, वो जो थिएटर वाला है ना, मूवी थिएटर वाला, वो ये 10 रुपए के ऊपर क्या कुछ ऐसे स्टिकर विकर लगा देता है क्या 50 रुपए का, कि ये 10 रुपया एज इट इज रहता है? आप बोलोगे क्या सर, क्या मजाक करो, 10 रुपया तो एज इट इज रहता है, वो 50 रुपया अपने मन का भाव ले रहे हैं। मैंने बोला क्यों ऐसा? तो आप क्या बोलोगे? सर, डिमांड है उसकी, बराबर है, वेफर के पैकेट की डिमांड है और सप्लाई शॉर्ट में है और सब लोग को यही चाहिए, तो वो प्राइस इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। मैंने बोला एकदम करेक्ट बात की आपने। तो अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो वेफर का पैकेट है उसका प्राइस बढ़ा दिया सेलर ने, नो प्रॉब्लम। अब आप लेटेस्ट से मम्मी के कहने पे आप डीमार्ट चले गए शॉपिंग करने के लिए। कहाँ चले गए? डीमार्ट चले गए, घर की जो चीजें हैं वो लाने के लिए। मम्मी ने एक लिस्ट थमा दिया, और आप जा तो नहीं रहे थे, तो आपको मनाने के लिए मम्मी ने ऐसे बोला, तेरे को वहां से जो पसंद है तू ले लेना, पर घर की इतनी चीजें लेके आ। तो आप खुश हो गए, बोलते हैं जो पसंद है वो लेने की आजादी मिली है, तो चलिए डीमार्ट चलते हैं और शॉपिंग करते हैं, आज तो जम के बहुत सारी चीजें लेंगे। आप सारी चीजें लिस्ट के मुताबिक खरीद रहे थे, और वहां पे भी आपको यही वेफर का पैकेट दिख गया, और डीमार्ट वाला क्या बोलता है? अवर प्राइस 7 रुपीज ओनली, बराबर है। मतलब डीमार्ट वाला क्या करता है? ये 10 रुपए के प्राइस को रब आउट करके 7 लिखता है? नहीं 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 नहीं, वो तो खुद बोल रहा है हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप 10 रुपए के पैकेट का 7 रुपया दीजिए फॉर योर बेनिफिट। मतलब डीमार्ट वाला अपने कस्टमर को कोई ना कोई बेनिफिट देना चाहता है, ठीक है। तो कितने किस्म की प्राइस हो सकती है? 10 एमआरपी, 10 सेलिंग प्राइस, 10 एमआरपी, 50 सेलिंग प्राइस, एंड 10 एमआरपी, 7 सेलिंग प्राइस। तो बच्चे लोग, इस एमआरपी और सेलिंग प्राइस को अब अगर सपोज हम लोग शेयर्स के अंदर जोड़ना चाहते हैं या रिलेट करना चाहते हैं, तो हाउ कैन वी रिलेट विथ अवर शेयर्स?
बराबर है। तो सबसे पहले तो ये जो 10 रुपीज का प्राइस है जिसने कंपनी ने लगाया है उसको हम लोग कहेंगे फेस वैल्यू। बराबर है, क्या बोलेंगे बच्चा लोग? फेस वैल्यू। इट इज द प्राइस। बाद में मैं आपको नोट्स जरूर लिखवाऊंगा, लेकिन अभी आप मेरा जो प्रवचन है वो जरूर सुनिए। इट इज द प्राइस विच इज प्रिंटेड बाय द कंपनी। इट इज द प्राइस विच इज प्रिंटेड बाय द कंपनी। बराबर है। ऑन द फेस ऑफ द शेयर, ऑन द फेस ऑफ द शेयर मतलब बच्चा लोग ये 10 रुपया क्या है? 10 रुपया थोबड़े का भाव है, थोबड़े का। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलते हैं इसको। बराबर। एंड इन केस ऑफ शेयर्स, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ये कौन डिसाइड करता है? ये सेलिंग प्राइस भी कंपनी ही डिसाइड करती है। तो कंपनी जो सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है ना, उसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? इश्यू प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इश्यू प्राइस बोलते हैं। ठीक है। तो आपने कितने टाइप की इश्यू प्राइस देखी है जिसके बारे में हम शॉर्टली डिटेल में भी बात करने वाले हैं। आपने एक तो जितनी फेस वैल्यू उतनी इश्यू प्राइस, दूसरा जितनी फेस वैल्यू उससे ज्यादा इश्यू प्राइस, और तीसरा जितनी फेस वैल्यू उससे कम इश्यू प्राइस। तो आपने कितने टाइप की इश्यू प्राइस देखी? 3 टाइप की। ठीक है। इसकी टेक्निकल टर्म्स क्या है वो हम लोग अभी शॉर्टली पढ़ते हैं। पहले हम लोग 2 पॉइंट और लिख लेते हैं। तो यहां पे ये 5th पॉइंट कंप्लीट हुआ, तो लेट अस गो टू द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज फेस वैल्यू? व्हाट इज फेस वैल्यू, और उसके नीचे आप आंसर लिखिए। व्हाट इज फेस वैल्यू और उसके नीचे आप आंसर लिखिए। इट इज द प्राइस, इट इज द प्राइस which is printed by the company, which is printed by the company on the face of the share, which is printed by the company on the face of the share। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इश्यू प्राइस? व्हाट इज इश्यू प्राइस? ठीक है। तो व्हाट इज इश्यू प्राइस का आंसर आप लिखिए। इट इज द प्राइस at which, it is the price at which the shares are offered, the shares are offered by the company, shares are offered by the company for subscription, for subscription। सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है परचेज। फॉर सब्सक्रिप्शन। डन। चल अभी इधर हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इश्यू प्राइस, जो हमने पहले ऊपर देखा था वो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इश्यू प्राइस। तो बच्चा लोग यहाँ पे मैं एक छोटा सा आंसर के लिए एक छोटा सा टेबल बनाना चाहूंगा। आप ये कॉपी कर सकते हो मेरे साथ साथ। यहाँ पे मैं लिखता हूं शेयर्स कैन बी इश्यूड। ठीक है। शेयर्स कैन बी इश्यूड, और यहाँ पे मैं कैसे डायग्राम बनाना चाहता हूँ, एक फ्लो डायग्राम जैसा। ये 3 टुकड़े कर दिए मैंने। एट पार, फिर एट प्रीमियम, एंड एट डिस्काउंट। ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? यहाँ पे एट पार के नीचे मैं ऐसे लिखता हूं बड़े अक्षरों में, फेस वैल्यू इक्वल टू इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू इक्वल टू इश्यू प्राइस। ठीक है। एट प्रीमियम के नीचे मैं ऐसे लिखता हूं फेस वैल्यू लेस देन इश्यू प्राइस। ठीक है। फेस वैल्यू लेस देन इश्यू प्राइस। और डिस्काउंट के अंदर मैं ऐसे लिखता हूं फेस वैल्यू मोर देन इश्यू प्राइस।
आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको याद रहे इसके लिए, लेट अस से फेस वैल्यू के नीचे मैं 10 लिखता हूं और इश्यू प्राइस के नीचे भी 10 लिखता हूं। यहाँ पे फेस वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है 10, बट लेट अस से इश्यू प्राइस जो है वो 12 कर दिया मैंने। यहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो 10 कर दिया, लेकिन इश्यू प्राइस मैंने 7 कर दिया। तो बच्चा लोग, व्हेन द शेयर्स आर सेम एज फेस वैल्यू, सोल्ड एट द सेम प्राइस एज फेस वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं, इश्यूड एट पार। ठीक है। अगर ज्यादा भाव पे इश्यू कर दिया तो इश्यूड एट प्रीमियम, एंड अगर कम भाव पे इश्यू कर दिया तो इश्यूड एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चा लोग, एक कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट पार, बराबर है, एट प्रीमियम, बट कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट ने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करने पे रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं। क्या डाला हुआ है बच्चा लोग, रिस्ट्रिक्शंस डाला हुआ है, बराबर है। कौन से सेक्शन के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आपको डिटेल में कंपनी लॉ में आएगा। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 53 ने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू करने पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया है। सो एज पर सेक्शन 53, शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 54। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 54। तो अब ये सेक्शन 54 के मुताबिक शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे, राइट। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में एक एक करके बताना चाहूंगा। मैंने प्रीमियम के बारे में बताया आपको, शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार, यस। शेयर्स कैन बी इश्यूड एट प्रीमियम, यस। शेयर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, नो। द आंसर इज क्लियर, नो। एज पर सेक्शन 53 देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, बट ये रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर एक सेक्शन 54 है, जिसके अंदर अंडर सर्टन सिचुएशन शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, जिसके बारे में अभी हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पे जो है पॉइंट वो लिखवा रहा हूँ। ये स्पेशल पॉइंट है तो मैं स्टार मार्क करके लिखवाऊंगा, बराबर है। सबसे पहले तो आप ऐसे लिखिए, शेयर्स आर इश्यूड एट पार। ठीक है, शेयर्स आर इश्यूड एट पार, जहां पे मैंने ब्रैकेट में फिर से लिख दिया फेस वैल्यू इक्वल टू इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू इक्वल टू इश्यू प्राइस। अब इसको मुझे अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। राइट डाउन, व्हेन द फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस, व्हेन द फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस आर सेम, shares are issued at par, shares are issued at par, full stop। आगे लिखना सेम पॉइंट, कंटिन्यू। in this situation, in this situation there is no profit no loss to the company। मतलब जितने रुपए का शेयर है वो दिया और बदले में उतने पैसे आपसे ले लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस टू द कंपनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर से स्टार मार्क करके शेयर्स, बच्चा लोग स्टार मार्क इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, यहां पे मैं फिर से आप लोगों के लिए लिख देता हूं, फेस वैल्यू लेस देन इश्यू प्राइस। सो राइट डाउन, व्हेन द इश्यू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, फुल स्टॉप, आगे लिखना सेम पॉइंट। इन दिस सिचुएशन, in this situation there will be, in this situation there will be a profit for the company, there will be
ए प्रॉफिट फॉर द कंपनी known as स्क्रीन पे से कॉपी करेगा इन्वर्टेड कॉमास में सिक्योरिटीज प्रीमियम, known as securities premium, फुल स्टॉप। तो ये प्रॉफिट को स्पेशल नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम से बुलाया जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे इश्यू प्राइस जो है वो 12 रुपीज बताई मैंने आपको। मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूं। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज बराबर है। तो ये एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम इज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। नाउ आई विल स्ट्रेस, आई विल रिपीटेडली से, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी फेस वैल्यू का हिस्सा नहीं हो सकता। आई रिपीट, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी फेस वैल्यू का हिस्सा नहीं हो सकता। इट इज ए स्पेशल प्रॉफिट, उसको अलग ही रखना है, जिसके बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, मैं और एक बार स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नेवर 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 बी पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अलग चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग चीज है, ये दोनों को कभी भी मिक्स करना नहीं है। ठीक है, नाउ यहां पे कंटिन्यू करना। दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम, this securities premium is a special profit, right? Is a special profit, rather capital profit, rather which profit बच्चा लोग? capital profit, comma, and therefore it can be only used, and therefore it can be only used as per section 52 of the Companies Act, as per section 52 of the Companies Act। फुल स्टॉप। अब देखो बच्चों, तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल जरूर आएगा, हमने प्रॉफिट कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया, बराबर है। सवाल ये उठता है कि आपने ये प्रॉफिट कैसे कमाया? तो आपने ये प्रॉफिट शेयर्स बेच के कमाया। आपने ये प्रॉफिट कैसे कमाया? शेयर्स बेच के कमाया। तो दूसरा सवाल ये उठता है, क्या कंपनी का मेन धंधा शेयर बेचना है? नहीं, कंपनी को तो फंड्स की जरूरत थी, इसीलिए कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए, विच मींस दिस इज अ नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। यस, सो मैं ये कह रहा था तुम लोगों को कि शेयर्स बेचना जो है वो कंपनी का रेगुलर या मेन एक्टिविटी नहीं है। बच्चा लोग, शेयर्स तो कंपनी तब बेचती है जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो क्या कंपनी बार बार शेयर्स बेचते रहेगी? ऑफ कोर्स नॉट, नेवर। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कंपनी जो है वो शेयर्स तभी इश्यू करती है जब उनको फंड्स की जरूरत होती है, और ऐसे सिचुएशन में कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा थी तो कंपनी ने ज्यादा भाव पे शेयर्स बेच दिए और ये प्रीमियम कलेक्ट किया। तो दिस प्रीमियम इज अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। अब सिंस इट इज अ स्पेशल प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। किस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? उसके यूजेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये प्रॉफिट कमा लिया है तो कहीं पे भी उड़ा सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है एज पर सेक्शन 52, जो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा, और आपको ये सेम चीज वापस लॉ में भी आने वाली है। तो ये चीज याद रखिए। फिलहाल हम लोग आगे जाते हैं, बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे बच्चा लोग? लायबिलिटी साइड पे, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस।
अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये चीज याद रखना बच्चा लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन से जगह पे रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? लायबिलिटी साइड पे। कौन से हेडिंग के अंदर? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके, शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट। ठीक है, शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेस वैल्यू इज मोर देन इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू इश्यू प्राइस से ज्यादा है। ठीक है बच्चा लोग, याद रखना, व्हेन द शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट तो फेस वैल्यू ज्यादा होगी, इश्यू प्राइस कम होगी। बट मैंने क्या बोला? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 53। शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। तो सर आपने ये भी तो बोला था कि सेक्शन 54 जो है वो हमको शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करने के लिए अलाउ करता है। मैं बोलता हूं यस, सेक्शन 53 डिस अलाउ करता है, लेकिन और रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लेकिन सेक्शन 54 इज एन एक्सेप्शन। क्यों? ऐसा क्यों? सेक्शन 54 के मुताबिक देयर इज समथिंग कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या बोलते हैं उसको? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो इसका कंसेप्ट जो है मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देता हूं, बराबर है। और दूसरे भी बहुत सारी रीजंस है, बट एक स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में मैं छोटा सा डिस्कशन कर लूंगा आपके साथ। मान लो आप लोग सब लोग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हो, मतलब आप ओनर हो। ठीक है, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और मैं जो हूं मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टर हूं मतलब मैं कौन हूं? मैं एम्प्लॉय हूं, बराबर है। मैं कौन हूं? मैं एम्प्लॉय हूं, मतलब मुझे तो पगार मिलता है। अब बच्चा लोग, मैं ना बहुत एफिशिएंट डायरेक्टर हूं, आई एम वेरी 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 एफिशिएंट डायरेक्टर, और एवरी ईयर आई मेक ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर माय शेयर होल्डर्स। मैं मेरे शेयर होल्डर्स के लिए, यानी ओनर्स के लिए, मैं काफी अच्छा प्रॉफिट कमाता हूं, और जिसके बदले में मुझे एज अ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन को आप अभी समझने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में सैलरी समझ सकते हो। अब बच्चा लोग, चाहे कुछ भी हो, मेरा रेम्यूनरेशन कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, बराबर है, अल्टीमेटली मैं हूं तो एम्प्लॉय। अब एक दिन समझो एक कोई दूसरी राइवल कंपनी के जो डायरेक्टर थे या जो दूसरे ओनर्स थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे को पूछा वहां पे कितना कमाता है, तो मैंने बोला XYZ अमाउंट कमाता हूं। तो वो लोग मुझे ऑफर दे रहे कि हमारे लिए काम करेगा, हम तेरे को इतना इतना देंगे, और जो उन लोगों ने मुझे ऑफर दी वो काफी लुक्रेटिव थी, काफी अच्छी ऑफर थी। तो मैं कौन हूं? मैं तो एम्प्लॉय हूं, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टरशिप में से रिजाइन कर लूंगा, और रिजाइन करने के बाद सामने वाली कंपनी में चला जाऊंगा जहां से मेरे को अच्छा खासा ऑफर मिला है। ऐसे सिचुएशन के अंदर जो आप लोग हो, ओनर हो, शेयर होल्डर हो, उन लोगों को भारी तरीके से नुकसान हो सकता है। देयर विल बी ह्यूज लॉस। व्हाई? बिकॉज एक एफिशिएंट डायरेक्टर आपकी कंपनी को छोड़ के चला गया, तो कल उठ के प्रॉफिट और कंपनी को मैनेज कौन करेगा? बिजनेस कैसे रन होगा? ये मन में आपके डर होगा। तो आप क्या करते हो? आप है ना, आप मुझे मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज करने के बदले में, इसीलिए नाम पड़ा स्वेट इक्विटी शेयर, बराबर है। खून पसीना मैंने लगा दिया है इस कंपनी के अंदर, खून का कतरा कतरा लगा हुआ है, और इस चीज के बदलों में आप मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हो। कैसे? बराबर है, मैं अल्टीमेटली एम्प्लॉय हूं, बराबर है। मैं तो कंपनी छोड़ के जहां पे मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा उस कंपनी में जाके काम करना चाहूंगा, हरदम मेरे में ये फीलिंग होगी, बराबर है। लेकिन अगर मेरे में ओनरशिप वाली फीलिंग आ गई, देखो बच्चा लोग, धंधा चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपना अपना होता है। तो लेटेस्ट से मेरे में ओनरशिप वाली फीलिंग आ गई, बराबर है, तो मैं ये बिजनेस छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं। तो आप क्या करते हो? आप मुझको, यानी कि इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को, स्वेट इक्विटी शेयर ऑफर करते हो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। लेटेस्ट से मुझे आप ऐसे बोलते हो एक शेयर 10 रुपए का है, पर तेरे लिए स्पेशल प्राइस 2 रुपया, बराबर है। और तेरे को हम लोग 1 लाख शेयर्स देना चाहते हैं 2 रुपए के प्राइस के हिसाब से। मतलब जस्ट इमेजिन, I will be getting those 1 lakh shares at just a simple amount of 2 lakhs, बराबर है। 1 लाख शेयर्स किसको बोलते हैं? ह्यूज क्वांटिटी है। इमेजिन करो आज मार्केट में ये एक शेयर का मार्केट प्राइस जो है
शेयर बाजार का जो प्राइस होता है वो बच्चा लोग लेटेस्ट से 500 रुपया पर शेयर प्राइस चल रहा है, ठीक है, और मेरे को लेस देन फेस वैल्यू 2 रुपए में मिल रहा है, तो मैं क्या सोचता हूं कि चलो ले लेते हैं 2 रुपए के भाव पे और मार्केट में इसको 500 रुपए के भाव पे बेच देंगे। पर बच्चा लोग ऐसा नहीं होता है, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, आई कैन नॉट सेल द शेयर्स इमीडिएटली, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो यहाँ पे शेयर खरीदूंगा कम भाव पे, वहां पे बेच के फिर से दूसरी किसी कंपनी में चला जाऊंगा, तो देर आर लॉट मेनी रिस्ट्रिक्शंस, बट दिस इज एन एक्सेप्शन जिसके अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड टू इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी एट कंसेशनल रेट। सो ये सारी पॉइंट्स आपको लॉ में डिटेल में आएंगे या तो सेबी में आएंगे, तब आपको फिर से ये सब पढ़ना है। फिलहाल जितना अकाउंट से रिलेटेड था मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 टाइप के इश्यू हो गए, बराबर है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। हम लोगों ने अभी तक 7 पॉइंट लिखे, इफ यू रिमेंबर, सॉरी 8 पॉइंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इश्यू प्राइस। तो अब हम लोग 9th वाला पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे। 9th वाले पॉइंट का आप क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज शेयर कैपिटल, ठीक है, व्हाट इज शेयर कैपिटल, ये क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा लोग इसका है ना, इसका कोई मैं स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, बस आज के बाद याद रखना, कभी भी कोई भी लेवल पे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो और आपको ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज शेयर कैपिटल, तो आप उसका आंसर याद रखने के लिए एकदम सिंपल कैलकुलेशन याद रखोगे, शेयर कैपिटल इक्वल टू, शेयर कैपिटल इक्वल टू, बराबर है, ये कोई टेक्निकल आंसर नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ आंसर है, नंबर ऑफ शेयर्स, चाहे फिर वो प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी हो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। बच्चा लोग ऑलवेज रिमेंबर, शेयर कैपिटल के लिए नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे आप, फेस वैल्यू करोगे, ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग अपना अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर लिखते हैं बच्चा लोग, फॉलोइंग आर द टाइप्स, ये बहुत अच्छे से याद रखना बच्चे लोग, ऑफ शेयर कैपिटल, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पे आता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, मैं इसके बारे में आपको पहले उसका मेन पॉइंट लिखवा देता हूं। इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स a company can issue, ठीक है। अब ये फंडा क्या है, ये ऑथोराइज कैपिटल का फंडा क्या है, ठीक है। मान लो मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा देता हूँ। मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे जो प्लान्स है, मेरे जो डिटेल्स है, वो सब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मैंने दे दिए और मेरी कंपनी अप्रूव हो गई, मतलब मेरी कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर हो गई। पर वहां पे मुझे डेफिनेटली एक सवाल पूछा जाएगा कि तुझे कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने हैं या कितने शेयर्स तेरी लाइफ टाइम में इश्यू करने हैं या बेचने हैं। तो मैं बोलता हूं उसका क्या है, जितना लोग खरीदेंगे उतना मैं बेचूंगा। तो मेरे को रजिस्ट्रार बोलता है ऐसे नहीं होता है, यू हैव टू डिफाइन, ये कोई भाजीपाला नहीं है कि तुम जितना चाहो बेचते जाओ करके। तो यू हैव टू डिफाइन कि आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर, यानी कंपनी की जो इनडेफिनेट लाइफ होती है उसके अंदर आपको मैक्सिमम कितने शेयर्स बेचने हैं। तो मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने बोला ओके, आई वांट टू शेयर 10 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स इश्यू करने हैं, 10 लाख शेयर्स इश्यू करने हैं, राइट। तो 10 लाख शेयर जो है ये मैंने रजिस्ट्रार को बताया, रजिस्ट्रार ने बोला ओके, परमिशन ग्रांटेड, मतलब मेरे को 10 लाख शेयर बेचने की अथॉरिटी मिल गई।
इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। और ये मेरे कैपिटल क्लॉज में रजिस्टर हो जाएगा बच्चा लोग। कहाँ पे, कैपिटल क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसके अंदर रजिस्टर हो जाएगा। तो जो ऑथोराइज कैपिटल है ना, उसके दो नाम और है, एक नॉमिनल कैपिटल और एक रजिस्टर्ड कैपिटल। एक नॉमिनल कैपिटल और एक रजिस्टर्ड कैपिटल। तो चाहे आज के बाद मैं ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलूं, नॉमिनल कैपिटल बोलूं या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलूं, तीनों का मीनिंग एक ही होगा। और वो मीनिंग ये है इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन इशू। अब मुझे परमिशन मिल गया है 10 लाख शेयर्स बेचने का, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग ऐसे नहीं होता है कि 10 लाख शेयर्स का परमिशन मिल गया है तो मैं 10 लाख शेयर्स आज के आज ही एक साथ में बेच दूं। बेचना है तो बेच सकते हैं, और उससे कम बेचना है तो भी बेच सकता हूं। तो जो अगला पॉइंट आ रहा है उसके तरफ चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में द सेकेंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल, सेकेंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज इश्यूड शेयर कैपिटल, बराबर है। तो ये क्या है, इसको डिफाइन कैसे करें, इट इज दैट पार्ट ऑफ authorized capital या rather share capital which is offered by the company for subscription, फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग होता है परचेज, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, ये क्या होता है, लेट अस से मुझे परमिशन मिल गया 10 लाख शेयर्स बेचने का, ठीक है। अब 10 लाख शेयर्स बेचने का परमिशन मिल गया, लेकिन आज मुझे ना 10 लाख में से बेचने हैं खाली 1 लाख शेयर्स। तो ये हो गया मेरा ऑथोराइज कैपिटल और ये हो गया मेरा इश्यूड कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो आज मैं ऑफर कर रहा हूं आपको कि आप ले लो, मेरे शेयर्स खरीदो, उसको हम लोग कौन सा कैपिटल बोलेंगे, इश्यूड कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर आपके मन में शायद ऐसा सवाल आ सकता है कि सर क्या ऑथोराइज कैपिटल को इन फ्यूचर हमको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा यस, अगर आपको ऑथोराइज कैपिटल को इन फ्यूचर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि और डिमांड बढ़ रही है, आपको ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना है, तो यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज इट। बस आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना होगा, जिसकी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर फॉलो करके आपको रिक्विजिट रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। वो रजिस्ट्रेशन फीस पे करके आप अपना ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो। तो ऑथोराइज कैपिटल समझा दिया, ऑथोराइज के बाद इश्यूड कैपिटल समझा दिया, ऑथोराइज का वो हिस्सा जो आज हम ऑफर कर रहे हैं। तो अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, विच इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, तो इट इज दैट पार्ट, इट इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, issued share capital which is subscribed, which is subscribed, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं purchased by the public, purchased by the public, ठीक है। तो अभी जरा ध्यान से सुनना, मैं जो समझाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो मैंने आपको समझाया 10 लाख ऑथोराइज कैपिटल, उसमें से इस वक्त मुझे बेचने हैं कितने, 1 लाख शेयर्स इश्यूड कैपिटल, बराबर है। और अज्यूम करते हैं कि पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स खरीद लिए, परचेस कर लिए, तो ये हो गया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम में से मुझे आज कितने ऑफर करने हैं, 1 लाख। मेरी ऑफर को पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया तो सब्सक्राइब कर लिया, यानी परचेस कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कौन सा कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसके अंदर थोड़ी सी वेराइटी आपको बता दूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ध्यान से सुनना मेरी बात।
पॉसिबिलिटी नंबर 1, 1 लाख की जगह पे पब्लिक ने बोला हमको खरीदने हैं 1.25 लैक्स। ठीक है, 1 लाख के जगह पे पब्लिक ने बोला हमको खरीदने 1.25 लैक्स, तो इसको हम नाम देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम देंगे बच्चा लोग? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर समझो पब्लिक ने 90,000 शेयर्स खरीदे तो इसको हम क्या नाम देंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम देंगे बच्चा लोग? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अगर 1 लाख के सामने 1 लाख से ज्यादा का एप्लीकेशन आ गया, डिमांड बढ़ गई, तो उसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, और 1 लाख से कम की डिमांड आ गई तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाहूंगा स्टार मार्क करके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90% ऑफ द इश्यू एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, कितना परसेंट ऑफ द इश्यू? 90% ऑफ द इश्यू एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या? चलो लेट अस से मेरे को 100 शेयर्स बेचने हैं, ठीक है, और पब्लिक ने समझो 98 शेयर्स खरीदे। ठीक है, तो क्या मेरा 90% का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया? यस। समझो पब्लिक ने 90 शेयर्स खरीदे, ठीक है, सब्सक्राइब किए, तो क्या मेरा 90% का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया? यस। लेकिन अगर समझो पब्लिक ने 88 शेयर्स खरीदे, या इवन लेटर से 89 शेयर्स खरीदे, तो क्या मेरा 90% का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ? नहीं। तो देन आई कैन नॉट प्रोसीड, आई सिंपली कैन नॉट प्रोसीड विथ इश्यू ऑफ शेयर्स। बच्चा लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आया तो आई कैन नॉट प्रोसीड विथ द इश्यू ऑफ शेयर्स। मुझे जितने भी लोगों ने पैसे दिए हैं उन सब के पैसे मुझे लौटाने पड़ेंगे, बिकॉज माई सब्सक्रिप्शन इज फॉलिंग बिलो 90%। मुझे उनको अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जितना भी पैसा मैंने ये बाकी के लोगों से लिया है उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, सो आई हैव टू रिफंड विद इन 15 डेज, अदरवाइज मेरे को पेनल्टी लगेगी, जिसके प्रोविजंस आपको कंपनीज एक्ट में वापस सिखाए जाएंगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, प्लीज 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 कीप दिस थिंग इन माइंड, राइट। तो मैंने अब तक क्या क्या पढ़ाया आपको मैंने पढ़ाया ऑथोराइज कैपिटल, फिर मैंने आपको पढ़ाया इश्यूड शेयर कैपिटल, फिर मैंने आपको पढ़ाया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब हम लोग थोड़े से पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का जो 4th पॉइंट है बच्चा लोग, ये आ जाता है आपका 4th पॉइंट, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट आ गया, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल? ठीक है, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। बच्चा लोग ये चीज बहुत याद रखना, इट इज दैट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, बराबर, विच इज डिमांडेड बाय द कंपनी। ठीक है, तो अब ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है, पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनना। फेस वैल्यू का वो हिस्सा जो कंपनी ने डिमांड किया है, बच्चा लोग, फेस वैल्यू का वो हिस्सा जो कंपनी ने डिमांड किया है। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। लेट अस से कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है, और आपको कंपनी ने बोला पे 10 रुपीज, मतलब आपसे डिमांड की गई। ठीक है, आपसे डिमांड की गई, कितने रुपए की डिमांड की गई? 10 रुपीज की। तो ये 10 रुपीज जिसको डिमांड किया है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। तो फेस वैल्यू का वो हिस्सा जो कंपनी ने डिमांड किया है, किसका हिस्सा? फेस वैल्यू का वो हिस्सा जो कंपनी ने डिमांड किया है। लेकिन 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 प्लीज कीप वन मोर थिंग इन माइंड, कभी कभी है ना, कभी कभी कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को है ना ऐसे बोलती है कि आप हमको है ना सारा पैसा एक साथ मत दो,
इंस्टॉलमेंट्स में दो। किस में दो? इंस्टॉलमेंट्स में, जिसको कॉल्स बोलते हैं, कॉल्स। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पर ये देखिए, लेट अस से फेस वैल्यू इज 10 और कंपनी ने आपको ऐसे बोला कि आप हमको पैसा है ना 3 इंस्टॉलमेंट में दो, 3 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, ऐसे करके पे करो। पहले आप 3 रुपया दो, फिर थोड़े टाइम के बाद 4 रुपया दो और फिर 3 रुपया दो। कब देना है हम आपसे डिमांड करेंगे। ठीक है, सो अब ये चीज याद रखना बच्चा लोग, फेस वैल्यू जो है वो 10 है। पहले कंपनी ने कितना डिमांड किया, मेरी बात सुनना बराबर से, पहले कंपनी ने कितना डिमांड किया? 3 रुपया डिमांड किया। ठीक है, 10 रुपए में से 3 रुपया, तो यहां पे क्या बोला जाएगा? 3 कॉल्ड अप। यहां पे क्या बोला जाएगा बच्चा लोग? 3 कॉल्ड अप। ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद 4 रुपया डिमांड किया। 4 रुपया डिमांड किया तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा 4 कॉल्ड अप। ना जी ना, गलत। इट इज नाउ 3 + 4 7 कॉल्ड अप। अरे 3 रुपया पहले मांगा था कि नहीं मांगा था? तो यहाँ पे 7 कॉल्ड अप आएगा। गलती से भी 4 कॉल्ड अप मत बोल देना। तो 3 रुपया पहले का प्लस 4 रुपए का, तो अभी आपसे फेस वैल्यू 10 था, उसमें से कितना डिमांड हो गया? 7। और फिर लास्ट में आपसे थोड़े टाइम के बाद कंपनी ने 3 रुपया और मांग लिया, तो अब हम क्या बोलेंगे? 10 कॉल्ड अप। ठीक है, जब ये 10 कॉल्ड अप हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? फुल्ली कॉल्ड अप। 10 कॉल्ड अप को क्या बोलेंगे बच्चा लोग? फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। फेस वैल्यू का वो हिस्सा जो कंपनी ने डिमांड किया है। ठीक है, सो ये रहा, इट इज पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज डिमांडेड बाय द कंपनी। पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। एंड इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल पे जाते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ शेयर कैपिटल जो है यहाँ पे, ये आ गया आपका पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना बच्चा लोग, ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ठीक है, तो इट इज पार्ट ऑफ कॉल्ड अप share capital. It is part of called up share capital, which is received by the company and paid by the shareholder. पेड बाय द शेयर होल्डर। कंपनी ने रिसीव किया, शेयर होल्डर ने पे किया। ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे लेटस से, यहाँ पे आपकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है और इसके हम लोगों ने 3 इंस्टॉलमेंट दिए सपोज आपको। ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, हमने आपको 3 इंस्टॉलमेंट दिए, 3 रुपया दो, 4 रुपया दो, 3 रुपया दो, ऐसे करके 3 इंस्टॉलमेंट कर दिए आपके। अब सबसे पहले तो कॉल्ड अप, ध्यान से सुनते जाना बच्चा लोग, कॉल्ड अप। ठीक है, 3 रुपीज बराबर है। तो आप ये 3 रुपीज जैसे ही पे करते हो ना, तो ये बन गया आपका पेड अप 3 रुपीज। ठीक है, ये बन गया आपका पेड अप 3 रुपीज। तो डिमांड कितने की थी? 3 रुपए की, आपने पे किया 3 रुपया, तो 3 कॉल्ड अप, 3 पेड अप। फिर कंपनी आपसे 4 रुपया डिमांड करेगी, बराबर है। तो अब क्या बन गया बच्चा लोग? 7 कॉल्ड अप। और आप ये 4 रुपया पे करोगे, तो अब क्या हो गया बच्चा लोग? 7 पेड अप। ठीक है, फिर कंपनी आपसे लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट डिमांड करेगी 3 रुपए की, और आप ये 3 रुपया पे कर दोगे, तो अब ये बन गया 10 पेड अप। 10 कॉल्ड अप, 10 पेड अप। तो यहां पे कंप्लीशन पे आ गया 10 कॉल्ड अप एंड यहां पे कंप्लीशन पे आ गया 10 पेड अप। जब आप ये 10 रुपीज पे कर देते हो तो दो बातें होती है। एक तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं फुल्ली पेड अप। क्या नाम दे देते हैं? फुल्ली पेड अप। ठीक है, एक तो पहले ये नाम दे देते हैं फुल्ली पेड अप, और दूसरी बात, आपकी लायबिलिटी खत्म। बिकॉज आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी थी? 10 रुपीज की थी, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। एक बार आपने ये 10 रुपीज पे कर दिया, फुल्ली पेड अप हो गया। अब इसके बाद आपको और कोई भी पैसे इन फ्यूचर कंपनी को देने नहीं है।
ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आज अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, थैंक यू।